बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स दैट आर चार्जेस एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। सो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट विल बी डिक्लेयर एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले आ जाता है श्योर टेस्ट। श्योर टेस्ट क्या होता है? श्योर टेस्ट ये होता है कि अगर किसी पॉजिटिव रोड को किसी न्यूट्रल बॉडी या नेगेटिव बॉडी के पास लेकर जाएं तो ऑफकोर्स वहाँ पे अट्रैक्शन होगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी पॉजिटिव रोड को किसी पॉजिटिव ही बॉडी के पास लेके जाएं तो रिपल्शन होगी, और ये रिपल्शन श्योर टेस्ट है। यानी कि पॉजिटिव रोड को अगर नेगेटिव बॉडी या न्यूट्रल बॉडी के पास लेके जाएं तो अगर अट्रैक्शन हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि इन दोनों में से किसको जो है वो चूज़ करें। लेकिन अगर रिपल्शन होगी तो वो डेफिनेटली जो है वो, इसका मतलब ये होगा कि बॉडी पॉजिटिव है, तो ये श्योर टेस्ट होगा। ये एक सिंपल सा टेस्ट है, इसका पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ ये है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। ये फोर्स का फॉर्मूला है। अगर दोनों फोर्सेस दी हों, कोई भी एक फोर्स है Q1 एग्जर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर, Q2 एग्जर्ट कर रहा है Q1 के ऊपर, बोथ फोर्सेस इक्वल होंगी लेकिन ऑपोजिट इन जो है वो डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगी। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर Q की वैल्यू जो है वो यहाँ दे दी गई है, साथ इसका यूनिट है। ये जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि इस K के फॉर्मूला को जब खोलेंगे उसकी वैल्यू भी यहाँ पे दी गई है, ये उसका यूनिट है। कहीं पे भी अट्रैक्टिव फोर्स लिखी हो, यानी कि दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उनके दरमियान कोई भी अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो अमल कर रही है तो उसे जो है वो हमेशा नेगेटिव के तौर पे लेंगे। लेकिन अगर जो है वो रिपल्शन की फोर्स दी हो तो उसे हमेशा जो है वो पॉजिटिव के तौर पे लेंगे। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला है किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो ऐसा ही यूनिट पे Q और R के, यानी कि Q को किस में लिया गया है, कूलम में, इलेक्ट्रॉन में, या R को मीटर में, सेंटीमीटर में, किस में लिया गया है। और दूसरा जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ये देखें यहाँ आ गया इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम जो है वो ऑलवेज डिक्रीजेज द फोर्स बाय अ फैक्टर ER। ER इज रिलेटिविटी परमिटिविटी, और ये जो है वो ER का ये आ जाएगा, यानी कि ये सारा और ये सारा इज इक्वल टू प्रीवियस F, ओरिजिनल F है। तो जो वैक्यूम का F होगा ओरिजिनल F, और ये जो है वो मीडियम का होगा, यानी कि इस तरह से फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो F डैश अब आया है ये सारा F ओवर ER, ER इधर चला गया तो ये वैक्यूम ओवर मीडियम बन गया। ये जो ER है ये ऑलवेज जो होता है ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है 1 के, इसका कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट एक क्यूरी आ जाती है कि दो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो उनका जो नेट चार्ज होगा वो इसके बराबर आ जाएगा। और ये दोनों जो है वो अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान होगी। लेकिन अगर हम इन्हें अलग कर दें और पूछे कि इनके ऊपर इफेक्टिव चार्ज क्या होगा, तो जब हम इन्हें अलग करेंगे तो जो एक पे इफेक्टिव चार्ज आएगा वो टोटल का हाफ होगा, और दोनों चार्जेस जो है वो अब सेम हो जाएंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्शन अब एक्ट करेगी। यानी कि बिफोर का फॉर्मूला आ जाएगा ये जो कि प्रीवियस चार्जेस थे, और आफ्टर जो है वो हाफ ऑफ चार्जेस हो जाएंगे जब हमने इनको अलग करके इन पे इफेक्टिव चार्ज पूछा और उसके ऊपर फोर्स पूछी है। तो ये जो है वो आफ्टर ओवर बिफोर, आर स्केयर दोनों के अंदर सेम है, तो ये जो है इसका आ जाएगा ये वाला और इसका आ जाएगा ये वाला। तो ये जो है ये 2 और 2 1/4 आ जाएगा। यानी कि जो बाद में फोर्स एक्ट करेगी वो चार्जेस के नेट के हाफ हो जाने की वजह से वो फोर्स जो है वो 1/4 टाइम्स जो है वो ओरिजिनल फोर्स के रह जाएगी। ये एक और क्यूरी आ जाएगी, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज का जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उसके अंदर एक टेस्ट चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव लेकर आए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अगर फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई भी जो है वो आ जाएगा Q, तो ये जब दूर मूव करेगा तो R इंक्रीज हो जाएगा। फार्मूला के अंदर क्या है? F इज इक्वल टू Q ओवर R स्केयर। R स्केयर के इंक्रीज करने की वजह से F जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब F डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो है वो खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा F के इंक्रीज करने से। तो इस तरह की जो है वो क्यूरीज को सॉल्व किया करें। नेक्स्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? यानी कि ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर। इसका दूसरा फार्मूला Q ओवर R से जो है वो रिप्रेजेंटेशन इसकी होगी। ऑपोजिट चार्जेस के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये सिर्फ सम होता है, यानी कि 2 पॉइंट्स के ऊपर पूछ लें, एक पॉइंट के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो एक्ट करता है। 2 ऑपोजिट चार्जेस के ऊपर पूछ लें तो सिंपल ऐड अप करके देख लेना कि वो कट जाएंगे और जो है वो 0 हो जाएगा।
सेम चार्जेस के अंदर पूछ लें तो ऑफ कोर्स वो दोनों ऐड होके मैक्सिमम वैल्यू शो करेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये उनका जो है वो आपस में डिफरेंस है कि यानी कि उस चार्ज को वहाँ से मूव करवाते हुए जो पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज आया है उसको डेल्टा से शो करेंगे। ये भी सेम एज जाउल ओवर कूलम, इसको वोल्ट कहेंगे, डेल्टा वी, और ये एनर्जी इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दैट पॉइंट। ऑपोजिट चार्जेस माइनस का साइन है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाने की वजह से डबल हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर ऑपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, लेकिन जो है वो ऑपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम है। एंड वाइस वर्सा फॉर द सेम चार्जेस, सेम चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पर एक चीज़ आ जाती है कि अगर एक चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, यानी कि यहाँ पर प्लस पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, फील्ड यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज आया है अगेंस्ट द फील्ड, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड होता है। अगर उसे अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाएं, यानी कि नीचे से ऊपर लेकर जाएं, अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाने के लिए जो हमें एनर्जी मिलेगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन अगर उसी फील्ड के अंदर हम ऊपर से नीचे इसको लेकर आएँ तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी। घबरा नहीं जाना, अगर प्लस नीचे लिखा हो माइनस ऊपर लिखा हो तो फिर फील्ड जो है वो खुद ब खुद बदल जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। अक्सर ये क्वेश्चन दिया होता है और वो ऊपर से नीचे शो कर रहे होते हैं, नीचे से ऊपर शो कर रहे होते हैं, तो बच्चे समझते हैं कि जी ऊपर जा रहा है, हाइट इंक्रीज़ हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह से उनका जो है वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपने यहाँ पर हाइट के लिहाज से नहीं देखना, वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से देखना है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फील्ड होता है, चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है। हमने अगर फोर्स लगा के उसको अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाया है तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलेगी, लेकिन अगर वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी है, तो इसका मतलब वो अलोंग द फील्ड मूव कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये दिया गया है, फोर्स एक चार्ज के ऊपर जो लग रही है। एक फॉर्मूला इसका ये है पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से, एक फॉर्मूला इसका ये है। ये फॉर्मूला कब फॉलो होता है? जब दो अपोजिट पैरेलल प्लेट्स हों या कोई दो अपोजिट चार्जेस हों, उनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसकी वजह से। अब अक्सर पता है क्या डायरेक्ट पूछा होता है ई और आर का रिलेशनशिप, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा होता कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं। लेकिन इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, जब दो प्लेट्स दी हों तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, उन्हीं के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब एक चार्ज हो या एक प्लेट हो तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। स्टेटमेंट को जो है वो आपने केयरफुली पढ़ना है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। अगर ये कांस्टेंट किया हुआ है तो ई इसके जो है वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा, अगर क्यू जो है वो कांस्टेंट किया होगा तो वो इसके जो होगा वो इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा। बिटवीन टू सेम चार्जेस जीरो है। अब ये देखें, ये इसका फॉर्मूला, इसके अंदर डेल्टा है, डेल्टा मतलब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात हुई है। तो ये देखें, ये जो है वो सेम चार्जेस के अंदर ऑलरेडी ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है तो ज़ाहिर सी बात है ज़ीरो और ये आ जाएगा। इसी तरह से पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस के लिए जो है वो मैक्सिमम है। जब डेल्टा वी जो है वो मैक्सिमम है तो ऑफकोर्स ये भी मैक्सिमम होगा। बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज पैरेलल प्लेट्स वो कांस्टेंट है। ई कब कांस्टेंट होगा? जब वी जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करेगा जो है वो कांस्टेंट रेट के साथ, कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज़ करे के साथ डिक्रीज़ करे, तो तब जो है वो ई कांस्टेंट रहता है। या जो है वो वी हमेशा सेम ही रहे तो तब भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अब ये जीरो फील्ड लोकेशन क्या होती है? जीरो फील्ड ये होती है कि जब दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो एक खाली जो है वो स्पेस का बन जाना, उसे कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी उसी के जो है वो पास होगा। अब ये ऑपोजिट पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके मिड में तो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, मिड में मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ पर बात हुई कि जो कम है उसके पास होगा। अब ये चार्ज है, इसकी वैल्यू कम है, आपने माइनस का साइन नहीं देखना। अगर यहाँ पर 6 लिखा होगा तो ये वाला कम चार्ज होगा, फिर आपने इसके पास करना है। लेकिन अब यहाँ पर जो है 2 कम है 4 ज़्यादा है तो यहाँ पर इसके पास होगा। माइनस और प्लस के साइंस को नहीं यहाँ पर देखना, वो सिर्फ चार्जेस को शो करते हैं, वो ये नहीं बताते कि इतने में कम है इतने में ज़्यादा है। अगर सेम चार्जेस होंगे ऑफकोर्स उनके मिड में ज़ीरो होगा, लेकिन कम वाले के ज़्यादा पास होगा और इसके थोड़ा सा दूर होगा। आगे आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली इसका फॉर्मूला बुक्स के अंदर ये लिखा होता है। ये हमें बताता है कि ये जो फॉर्मूला है ये वेक्टर एरिया के लिए है। वेक्टर एरिया उसे प्लेन एरिया का हमने एक वेक्टर ड्रॉ करना होता है उसके बारे में होता है। बच्चों को अक्सर क्वेश्चन में बताते हैं कि प्लेन एरिया ये है, सरफेस एरिया ये है, वो कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका अच्छा इसका एंगल ये है, उसको वेक्टर एरिया में कन्वर्ट करके फिर ये फार्मूला लगाते हैं। गलत करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। आपने डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। वेक्टर एरिया के लिए ये कोस्ट एरिया, कहीं पे क्वेश्चन में प्लेन एरिया सरफेस एरिया लिखा हो डायरेक्ट ये साइन थीटा लगा दें, इसी का जो है वो उलट आ जाएगा आंसर, तो हमें आंसर बराबर ही आएगा।
नेक्स्ट आ जाता है सर्कल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक सर्कल के अंदर ये एरिया 4πr² हो जाएगा। जब उसको कैंसिल आउट करेंगे तो फिर वो हमें वैल्यू जो मिलती है वो Q/ε0 मिल जाती है। और इस तरह से हमें पता चलता है कि ये जो है वो शेप पर, एरिया वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। अब इस फॉर्मूले से साफ पता चल रहा है, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, एक चार्ज पे डिपेंड करेगा, और इसके अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। इसी को डिस्क्राइब करने के लिए गासिस लॉ होता है। गासिस लॉ में क्या होता है कि फ्लक्स जो होता है वो 1/e टाइम्स होता है टोटल चार्ज के। इसकी एप्लीकेशन के अंदर हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता चलता है। पहली एप्लीकेशन क्या है इसकी? पहली एप्लीकेशन ये है कि जब एक होलो चार्ज है तो उसके आउटसाइड अगर एक चार्ज दे दें तो इनसाइड ऑफ कोर्स ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ये देखिए सारे जो है वो इस तरह से हो जाएंगे चार्जेस, इस तरह सारे के चार्जेस के फील्ड आउटसाइड होंगे, इनसाइड कुछ भी नहीं रहेगा, तो इस तरह से फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो मैकेनिज़्म है ये टीवी वगैरह के अंदर, जब टीवी के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ जाए उसके अंदर, यानी कि टीवी को एक मेटल बॉक्स के अंदर कवर कर देते हैं। यहाँ एरोप्लेन्स को जो है वो मेटल बॉक्स यानी उसके ऊपर मेटल की कवरिंग इसीलिए करते हैं कोई झटका वगैरह लगे, बिजली वगैरह आए तो वो फ़ौरन से जो है वो अंदर के पैसेंजर्स को नुकसान ना पहुँचाए, वो सिर्फ बाहर तक ही रहे। दूसरी इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिट शील्ड। अब यहाँ पर जो है वो सरफेस एरिया इस तरह से होगा, यानी कि इसे वेक्टर एरिया कहेंगे, और वेक्टर एरिया जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के जो है वो पैरेलल होगा। इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और यहाँ कोई और एरिया ले लें, पी पॉइंट पे कोई भी और एरिया ले लें, उसके जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी वजह से वो ज़ीरो हो जाएगा। अब 2 पॉइंट पे सेम है तो फ्लक्स जो है वो डबल हो जाएगा। एक फ्लक्स का फार्मूला ये है, ये गिवन दिया गया ऊपर, तो इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उससे हमें इसकी वैल्यू ये मिल जाएगी। इसी तरह से जब दो जो हैं वो पैरेलल प्लेट्स के अंदर हम फ्लक्स देखें, एक को हमने आउटसाइड द फील्ड कर दिया है, यहाँ परपेंडिकुलर जो है वो ये देखें फील्ड इस तरफ है, ये इस तरफ है, परपेंडिकुलर हो गया वेक्टर एरिया के, जिसकी वजह से जो है वो फ्लक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। और फ्लक्स ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फ्लक्स जो है ये वेक्टर एरिया इन दोनों पैरेलल है तो कोस ज़ीरो जो है वो मैक्सिमम यहाँ पर जो है वो फ्लक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा फॉर्मूला, दोबारा वही आ जाएगा। क्यू को आप खोल लें, क्यू जो होता है बेसिकली ये जो सिग्मा होता है ये चार्ज डेंसिटी होती है, Q/A आ जाती है, तो क्यू इन दोनों के बराबर हो जाएगा, ए से कट जाएगा, इस तरह से इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अगर यहाँ इन दोनों का कंपैरिजन पूछें कि एक प्लेट को यहाँ से जो है वो आप किस तरह से एक प्लेट को यहाँ से रिमूव कर दें, तो पीछे जो बचने वाला होगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, एक प्लेट को यहाँ से रिमूव करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो ये खुद ब खुद बन जाएगा। तो अब इन दोनों के दरमियान अगर हम कंपैरिजन करके देखें कौन किसके बराबर है, अगर हम इसे E1 कह दें, इसे E2 कह दें, इनका कंपैरिजन करें और देखें तो हमें पता चलता है कि E2 जो है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है, और जो E1 होता है वो हमेशा जो होता है वो हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू E2। इससे हमें जो है वो पता चल जाएगा कौन किसके जो है वो किस तरह से इनको कंपेयर किया जा सकता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।